हरियाणा की राजनीति को अगर समझना हो तो सबसे पहले आपको जातियों की राजनीति को समझना होगा। इस समय हम रोहतक यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो जाटों के सबसे बड़े नेता हरियाणा में हैं और 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके इलाके में, उनके गढ़ में हैं। रोहतक के गांव से आप समझिए कि किस तरह से हरियाणा में जाटों की कुलबंदी, यानी कि जाटों को लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का ये सबसे बढ़िया मौका है। सबसे ज़्यादा जो मुखर हैं, जो सबसे ज़्यादा गोलबंदी या ध्रुवीकरण कहें, वो है जाट समुदाय में, जो हरियाणा की आबादी का 25 से 26%, यानी कि 25 से 26% जो आबादी है वो जाटों की है। और जाट मुख्य रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए गोलबंद है। और इसलिए आप जाटों की इस आबादी की का करिश्मा समझिए या फिर उनका असर्शन समझिए कि पिछली बार भी 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा था, उनका जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक की कामयाबी के बाद लोकसभा में बीजेपी 303 सीटें लाने में सफल हुई, लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे अच्छे प्रदर्शन के बाद भी बीजेपी 40 सीटों पर अटक गई। और उस समय भी कांग्रेस यानी कि हुड्डा के नेतृत्व में 30 सीटें लाने में सफल रही। तो जाटों के गांव से, खास करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ से क्या कहते हैं लोग और क्या वो किस तरह से इस बार बदलाव के पक्ष में हैं या फिर बीजेपी को मौका देने के पक्ष में हैं, तो सुनिए वो क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका चाचा? राज सिंह। राज सिंह जी, ये बताइए कि अब जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो क्या आपको स्थिति दिख रही है? किस पार्टी की आपको लगता है कि इस बार जीतेगी? कांग्रेस की दिखेगी। क्यों कांग्रेस क्यों दिखेगी, ये बताइए। इससे बीजेपी से खिलाफ हो रहे सारा है। क्यों? काम नहीं कर रही बढ़िया यार। काम क्या नहीं बढ़िया करी है? थोड़ा हुक्के गुड़गुड़ाने के बाद थोड़ा बताइए। जमींदारा काम कौन करती? हाँ, कोई काम नहीं करती। मतलब थोड़ा खुल के बताइए कि कौन सा काम आपकी जो उम्मीद थी, जो कि 10 सालों में बीजेपी की सरकार पूरा नहीं कर पाई, जिसकी वजह से आप नाराज हैं। किसान आंदोलन के बारे में नाराज। किसान आंदोलन था दिल्ली में, आदमी मेरे उठे 750, कुछ नहीं सोचा थी बीजेपी। मोटे भी लठ हमारे कार्ड हमारे पंजाब का बॉर्डर पर सारे बढ़िया काम नहीं कर। तो किसान आंदोलन में जो लठ चली और सरकार सोई रही, इसके कारण आप लोग की नाराजगी है? बिल्कुल नाराज। राहुल गांधी जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उदय भान जी ने विनेश जी को यहाँ से उतार दिया। अब हम सब हल्के के जितने भी लोग हैं विनेश जी के समर्थन में हैं और हमने विनेश जी को भारी बहुमत से जिता के और विधानसभा में भेजेंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। ये इलाका जो है जहाँ से विनेश फोगाट खड़ी हैं, तो इसलिए ढेर सारे लोग हैं जो उनके ही समर्थक हैं, लेकिन आप थोड़ा सा निष्पक्ष होकर बताइएगा। ये सब तो कांग्रेसी वाली भाषा बोल रहे हैं, आप निष्पक्ष होकर बताइए कि 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने, पहले मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे, क्या उन्होंने काम नहीं किया? या फिर बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने बहुत जगह पे अच्छी व्यवस्था की, जो घुसखोरी थी, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग और जो नौकरियों में, वो सब बंद किए। तो आप उससे कितना संतुष्ट हैं या फिर आपका क्या मन कहता है? ये मेरा नाम कुलदीप राठी है। घूसखोरी इस राज्य में डबल हो चुकी है। अफसरशाही राज चल रहा है और वो दिल्ली देखा है तो हमारी गेल की हुआ था। मैं भी स्पोर्ट्स से बिलोंग करूँ, कुश्ती से जो चाहे कुश्ती खेली हुई है? हाँ, खेली हुई है। अच्छा। तो जंतर मंतर पर जो है क्या ठीक होया था, आप पे बता दो। और फिर हमारे काके तवा गेल जो दिल्ली के किसान आंदोलन था, उसमें क्या हुआ है, शांति प्रिय बैठे थे, उड़े भी डंडे मारे इनने, आशा वर्कर गई मारे, सरपंचा गई मारे। तो ये तो तानाशाह है। रोजगार की स्थिति क्या है यहाँ पे? आप चूंकि युवा दिखते हैं, रोजगार की क्या स्थिति है? भैया रोजगार की कोई भी स्थिति नहीं है हरियाणा के अंदर। जब से लगातार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे ना, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है और कृषि से लगभग जो लोग जुड़े हुए हैं ना, वो खेती से किसान लोग जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, हरियाणा जो प्रांत है वो इज्जत और सम्मान के लिए हरियाली का प्रतीक माना गया और इज्जत सम्मान अपनी पगड़ी की लाज बचाने के लिए ये लोगों को इज्जत दे भी सकता है और ये लोगों की इज्जत को उतार भी सकता है। इस बार किसकी इज्जत उतारेंगे? अब की बार बिल्कुल लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग बिल्कुल खफा है, बिल्कुल नाराज हैं और लगातार ये बीजेपी सरकार ऐसी रहेगी तो लोगों को
के घरों में खाने के लिए अन्न नहीं बचेगा। इज्जत सम्मान का प्रतीक को खत्म कर रहे हैं, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा फैल रहा है। इस सरकार के अंदर आप मानोगे नहीं कि सबसे ज़्यादा परेशान लोग हैं, किसान वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान लोग हैं। और भारत के अंदर यदि हरियाणा के अंदर हम बात करते हैं तो कृषि प्रधान देश होने के कारण बिल्कुल अब की बार बीजेपी हरियाणा से बिल्कुल साफ हो जाएगी। अब ये बताइए कि चूंकि यहाँ पे कई सारे जाट उम्मीदवार हैं, तो उसमें विनेश फोगाट कैसे जीतेंगी? यहाँ पे वोटों का विभाजन होगा, कई सारे जाट कैंडिडेट हैं। जाट कैंडिडेट जरूर हैं जी, लेकिन उनको वोट नहीं दे रही। उन चाहे आप सर्वे करके दे लो, जाट कैंडिडेट वोट है, इसी को मिल रहा है वो वोट सारा, और सारी बरादरियां मिलेंगी इसकी। आप बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो ओबीसी और ब्राह्मण मिलेगा, तो बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाएगा। उसकी मिलेंगी जी, थोड़े वोट मिलेंगे, ओबीसी के वोट मिलेंगे। पंडित जी है, मतलब जो तरली है नहीं जाती, जो ये जो अपने तरली जाती है, वो कुछ इसको दे, जो यह है नहीं, जो मतलब ओबीसी वाले थोड़े बहुत इसकी मिलेंगे, और ज़्यादा वोट वाली को नहीं। आप सर्वे कर लियो, हाँ देख लियो चाहिए। हरियाणा की दूसरी जो सबसे बड़ी आबादी है, जो या कहेंगे जो सबसे पहली आबादी है, जो ओबीसी की, हरियाणा की आबादी में 33% से ज़्यादा जो संख्या है, जनसंख्या है, वो ओबीसी समुदाय की है। और बीजेपी को नायाब सैनी का मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला था वो इसी ओबीसी कम्युनिटी को साधने के लिए था, क्योंकि इससे पहले बीजेपी मनोहर लाल खट्टर के रूप में एक पंजाबी मुख्यमंत्री बनाकर 10 सालों के शासनकाल में जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन, जिस तरह से खिलाड़ियों का प्रदर्शन हुआ, उससे बीजेपी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी हावी हो गई। और उस एंटी इनकम्बेंसी को पाटने के लिए, और ख़ास करके ओबीसी कम्युनिटी में जो 33% हरियाणा की आबादी है, उसमें ध्रुवीकरण लाने के लिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। अब सवाल यह है कि नायाब सिंह सैनी के प्रति लोगों में सहानुभूति भी है, लेकिन चूंकि उन्हें कम समय मिला, तो क्या नायाब सिंह सैनी वो ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में, यानी कि सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने का जो ध्रुवीकरण है, वो ला पाएंगे? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी लाडवा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पर लोग किस तरह से नायाब सिंह सैनी के पक्ष में वोट देने के लिए हैं, या फिर बीजेपी को सत्ता से हटाकर बदलाव चाहते हैं? सुनिए वो क्या कहते हैं, उनके वहाँ के जनता की राय क्या है। आपका नाम क्या है और आप बताइए क्या करते हैं और इस चुनाव में किसको वोट डालेंगे? मेरा नाम अजय कुमार है जी। मैं गांव खानपुर कोलियां का निवासी हूँ जी, और मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ जी। तो जैसे कि मान लो चलो नायब सैनी जी बने हुए हैं, हम भी ओबीसी कैटेगरी से हैं, पर इसमें विकास तो कुछ भी नहीं है। जैसे 5 साल या 10 साल में कोई विकास ही नहीं हुआ, कोई गरीब को कुछ मिला ही नहीं, कहने का मतलब है। खाली ये अनाज दे दिया, अनाज देने से कितना गुजारा हो जाएगा? रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है बच्चों की। तो इसलिए हमारे विचार तो नहीं मिलते जी नायब सैनी या बीजेपी सरकार से जी। लोकसभा में आपने किसको वोट दिया था? हमने मोदी जी को दिया था जी, मोदी के चेहरे पे वोट दी थी हमने। पर इस बार हमारा विचार कांग्रेस से है जी, हम कांग्रेस को वोट देंगे। तो आप लोकसभा में कहते हैं कि मोदी सही है, राष्ट्रीय नेता है, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस को वोट देंगे। आप भी केवट समुदाय से हैं? जी, हम केवट निषाद समुदाय से हैं जी। तो केवट तो जो जनरली वो बीजेपी को वोट डालते हैं। जी, हम बिल्कुल ज़रूर डालते होंगे, लेकिन हमें तो हमारे एरिया में विकास की ज़रूरत है। हम पार्टी को ना देखकर, किसी के जातिवाद की तरफ ना जाकर, हम चाहते हैं कि हमारे एरिया में विकास हो, हमारे यहाँ पर एजुकेशन फ्री हो, हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स में लड़के, हरियाणा का नाम वैसे भी स्पोर्ट्स में बहुत आगे है, हम चाहते हैं कि हमारे एरिया में स्पोर्ट्स में बच्चों को स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। एक जो पहचान पत्र का मुद्दा, जो फैमिली आइडेंटिटी कार्ड का मुद्दा कई सारे लोग उठाते रहे हैं, इससे क्या लोगों को दिक्कतें हो रही है? फैमिली आईडी नाम की एक हरियाणा सरकार ने बीमारी बना दी है, बीमारी जिसमें हर एक गरीब आदमी, हर एक आदमी को जाके मजबूरी में कंप्यूटर वालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, CSC के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, उसमें अपने नंबर, उसमें इनकम बढ़ा दी जा रही है गरीब आदमी की। एक जो जाट जमींदार है जिसके पास खेत, कई एकड़ खेतें हैं, किले हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, उनके पास अच्छे साधन हैं, फिर भी उनको राशन मिल रहा है सरकार की तरफ से। और एक गरीब आदमी जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। वो बेचारा, उसमें फैमिली आईडी में दिखाया गया है कि वो करोड़पति है, लाखपति है, उसकी इनकम इतनी ज़्यादा है कि उसको राशन की ज़रूरत नहीं है, ना उसको आयुष्मान की सुविधा मिलेगी, ना उसको किसी तरह की बस की सुविधा मिलेगी। ये फैमिली आईडी हमारे नाम से, हमारे सोच के हिसाब से तो बहुत ही गलत है। ये गरीबों को जानबूझकर थोपी गई है, ये ऐसी स्कीम है। हाँ जी, जैसे कि भी अब हमने ऊपर वोटें दी है, मोदी जी को दी है,
नीचे भी हमारा यही विचार है कि जो सरकार ऊपर है नीचे भी वही सरकार होनी चाहिए, क्योंकि सरकार तो आती जाती रहती है और सरकार आती जाती रहती हैं। जैसे कि हमारे लिए तो जैसे ऑनलाइन सिस्टम हुआ गरीब आदमी के लिए, तो वहाँ पे हमें जैसे कि कोई थाने में जाना पड़ जाए या कहीं भी जाना पड़ जाए, कोई हमारे को वो नहीं करते। जैसे हमारा कोई हो जाता है, जाट जिम्मेदार को लेके जाते थे साथ में, तो इससे हमारे को बहुत बेनिफिट हुआ। तो इसलिए गरीब आदमी दबता था। कांग्रेस के टाइम में कोई सुनवाई नहीं होती थी, जाट जिम्मेदार थे, जाट जिम्मेदार थाने में या कहीं भी जाके बैठ जाते थे कि भी इसका ये काम नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से हम ये वोट बीजेपी को देना चाहते हैं। आप बताइए कि आप बीजेपी को डाल रहे हैं, कांग्रेस को डाल रहे हैं? मेवा सिंह। अच्छा, आप भी कांग्रेस को डाल रहे हैं? कांग्रेस, मेवा सिंह आएगा यहाँ पे पक्का। हरियाणा की पॉलिटिक्स का जो तीसरा ध्रुव है, जो इस चुनाव में सबसे डिसिसिव है, यानी कि सबसे निर्णायक है, वो है दलितों का वोट। क्योंकि दो जो बड़ी जातियों का समूह है, जाट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए गोलबंद हैं, ओबीसी की जो ज़्यादातर जातियां हैं वो बीजेपी को एक और मौका देने के पक्ष में है। तो वैसी स्थिति में जो दलित हैं वो सबसे निर्णायक है। हरियाणा की आबादी में 21% जो वोट है वो दलितों का है, और पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो वोट था वो दलितों में काफ़ी घटा। वो 51% से घटकर 24% पे आ गया, और ज़्यादातर दलितों ने कांग्रेस को वोट किया, क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में ये नारा उठाया था कि किस तरह से अगर 400 सीटें बीजेपी को आ जाएंगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। तो संविधान बदलने के नारे के साथ दलितों का झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ, और इसलिए हरियाणा के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफ़ी घाटा यानी नुकसान उठाना पड़ा, और 10 लोकसभा की सीटें जो 2019 में बीजेपी ने जीती थी वो घटकर 5 पर आ गई। अब सवाल है कि 21% जो दलित आबादी है वो जो निर्णायक इस समय हरियाणा के विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका में है, वो किस तरफ जाएगा। अगर वो लोकसभा की तरह कांग्रेस के पक्ष में जाएगा तो बीजेपी के लिए सत्ता बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर दलित वोटों में डिवीज़न होता है, बंटवारा होता है, तो बीजेपी सत्ता की दहलीज तक पहुंच सकती है। और शायद इसलिए पिछले कुछ दिनों में कुमारी सैलजा के बहाने जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमलावर है, जिस तरह से दलितों के समूह या दलितों का कुछ ऐसे एसोसिएशन या कुछ ऐसे संगठन जो हरियाणा में बने हुए हैं, वो बीजेपी के पक्ष में खुलेआम रूप से कैंपेन कर रहे हैं, या फिर वो कांग्रेस को सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि दलित वोटों में बंटवारा करने की जो बीजेपी की रणनीति है वो अगर कामयाब होती है तो बीजेपी एक बेहतर स्थिति में होगी। और अगर दलित 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह नहीं बढ़ते तो बीजेपी के लिए सत्ता की दहलीज तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो दलितों से, यानी कि दलित क्या सोचते हैं, रोहतक के ही एक दलित विधानसभा से दलितों की आवाज़, उनकी जो भावनाएं हैं उसको सुनते हैं और समझते हैं कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव की कहानी किस डायरेक्शन में, किस दिशा में जा रही है। हम एक दलित गांव में हैं, ये सांपल, जहां पे हम समझते हैं कि इस बार किस दिशा में कहानी बढ़ रही है। तो सर, आप अपना नाम बताइए और आप ये बताइए कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, क्यों देंगे वोट? मेरा नाम वेदपाल है, मैं इसी समुदाय से हूँ और कांग्रेस को वोट देंगे। और हमारा एक तो हुड्डा जो हमारे रोहतक का सीएम बनेगा, इससे वोट देंगे। और एक हम 6000 पेंशन कर घोषणा कर दी, 100 के प्लाट कर दिए, और हम के लेवांगे बिजली 300 यूनिट फ्री। तो ये सारी बातें तो बीजेपी भी कह रही है कि वो बीजेपी ने आज 3 लाख रैब क्या करेगी, ये 3 लाख रैब क्या करेगी बीजेपी? 10 साल हो गए बीजेपी के, अब 3 मारते 100 के प्लाट ना दी उसने, ये बात क्या कर लेगी वह? तो आप कह रहे हैं कि 10 साल हो गए बीजेपी को लेकिन कुछ नहीं दिया, इसलिए आप कांग्रेस को वोट करेंगे? हाँ जी, इसलिए देंगे जी। आप बताइए, आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार है जी। कृष्ण कुमार जी, इधर सामने देखिए, और आप ये बताइए कि आप किस मुद्दे पर किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? हम कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे जी, क्योंकि हमारी चौधरा होगी रोहतक जिले की, हम यहाँ से विधायक जिताएंगे कांग्रेस का। अच्छा, तो मेन मुद्दा है कि चूंकि हुड्डा साहब रोहतक से हैं, तो इसीलिए हुड्डा साहब को आप जिताने के लिए वोट दे रहे हैं। हाँ, आप बताइए कि आपका नाम क्या है? पंचायत मेंबर सर, बीजेपी ने वोट दिया खुल्लम खुल्ला। हाँ, आप क्यों देंगे बीजेपी को वोट, ये बताइए। कांग्रेस खटक ने मना क्या कर दिया, हमारी परस तो नूगु नहीं पड़ी से, शायद धान का हमारे साहब हमारी नून परस पड़ी, नूगु नहीं हमारी। हाँ जी,
सिद्ध है, आप बीजेपी वोट देंगे, सिद्धम सिद्धे बीजेपी वोट देंगे हम। और बोलो, आप बताइए कि आपका नाम क्या है और आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे, किस पार्टी को? मेरा नाम सत्यवान सुरलिया, गांव सैंपल से, दानक बिरादरी से। मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं जी। बहुत से मुद्दे हैं जी, गिनाने को तो पहले हमारे गांव में लगभग 40 साल से एक भी सरकारी नौकरी नहीं थी। अगर कोई बच्चा जाता भी तो रिश्वत पे या खर्ची पे या पर्ची पे नौकरी मिलती थी। आज इस 10 साल के दरमियान हमारे गांव के अंदर 26 नौकरियां लगी हैं, जिसमें डी ग्रुप भी है, पुलिस, हरियाणा पुलिस भी है, दिल्ली पुलिस भी है, क्लर्क भी है, और सभी 26 की 26 नौकरियां बिना खर्ची और बिना पर्ची के लगी हैं। तो आप तो जो बीजेपी का कैंपेन है बिना पर्ची और बिना वो वाली लाइन बोल रहे हैं। आप बिल्कुल जी। आप किस जाति से ताल्लुकात रखते हैं? मैं दानक जाति ऐसी समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। और फिर जैसे पहले दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, हमारे वृद्ध 60 साल के हो जाते थे, 70 साल के होकर मर जाते थे, लेकिन उनकी पेंशन नहीं बन पाती थी। अब 60 साल का होते ही जैसे ही फैमिली आईडी में 60 साल की उम्र होती है, ऑफिस से फ़ोन आता है कि आपकी पेंशन बन चुकी, आप आके साइन कर जाओ, और आपके फार्म घर पे ऑफिसर आके भर जाएंगे। आपको लगता है कि अगर खट्टर साहब को और पहले हटा दिया जाता तो बीजेपी की और अच्छी स्थिति हो जाती? बिल्कुल जी। किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को देंगे जी। हाँ, क्यों देंगे? बीजेपी को इसलिए वोट देंगे जी, जो बीजेपी सरकार में जो शांति का राज है, ऐसा पहले कोई पार्टी ने मतलब राज नहीं चलाया। पहले कोई भी नौकरी लगती थी तो रिश्वत के हिसाब से मतलब पूंजीपतियों की लगती थी। अब गरीब बच्चों को रोजगार मिल रहे पढ़ाई के लेवल पर, इसलिए हम देंगे। और जो राशन कार्ड है या कोई बूढ़ों की पेंशन है, वो अपनी आईडी के तौर पर, खुद मेरे दोनों लड़कों की आईडी अलग होने के कारण मेरे दोनों बच्चों के जो है अलग रहते, मेरे से अलग हैं, उनके ऑनलाइन राशन कार्ड बन के आ गया, हमने कहीं नहीं जाना पड़े। अब ये तीन बड़े समूह यानी कि दलित, जाट और ओबीसी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में किस तरह से वोट करते हैं, उससे ये साबित होगा या उससे सत्ता की दहलीज तक किसी भी पार्टी के पहुंचने का रास्ता नज़दीक होगा। लेकिन इस बात को आप न भूलें कि जब बीजेपी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में 2019 में जब वो 303 सीटें पार रही थी लोकसभा में, उस समय भी बीजेपी का प्रदर्शन हरियाणा में 40 सीटों का था। वैसी स्थिति में अगर 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी सरकार के ऊपर भारी है, अगर मनोहर लाल खट्टर को कुछ इलाकों में बीजेपी हाईकमान नहीं भेज रही है, उन्हें प्रचार कैंपेन से भी गायब रख रही है, तो इसका मतलब है कि बीजेपी का जो एंटी इनकम्बेंसी है उसकी फायर फाइटिंग, उसको दूर करने के लिए बीजेपी को काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। और ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जो प्रचार के अंतिम हफ्ते बचे हैं उसमें किस तरह से बीजेपी अपनी फायर फाइटिंग कर अपने तीसरी बार सत्ता में आने के सपने को पूरा कर पाती है या नहीं। शंकर अनिमेश, द प्रिंट।